हरियाणा भाजपा की ओर से भिवानी में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। मकसद भी खास था क्योंकि भिवानी में भाजपा उतनी मजबूत नहीं है जितना उम्मीद की जाती है। ऐसे में भिवानी व आसपास के जिलों में पकड़ मजबूत बनाने के लिए भाजपा ने अपने तमाम बड़े नेताओं की फौज मैदान में उतार दी है। भिवानी में इसकी झलक स्पष्ट देखी जा सकती है। भाजपा संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव हो या फिर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव या फिर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, ऐसे तमाम बड़े नेता भिवानी में दिखाई दिए। इतना ही नहीं, इन नेताओं ने केंद्रीय बजट से लेकर G20 ऐसी तमाम उपलब्धियां गिनाई मानो देश में बीते 8 साल के दौरान विकास कार्यों की बाढ़ आ गई हो। ऐसे में विकास कितना हुआ इसका फैसला जनता करेगी, लेकिन इतना जरूर है कि 2024 लोकसभा व विधानसभा चुनाव में जाने से पहले भाजपा कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। इसके चलते तमाम बड़े नेता मैदान में देखे जा सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि भिवानी पहुंचे इन नेताओं ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कहा। जो आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद को मजबूत करने वाला बजट है वो प्रस्तुत किया गया है। ये बजट 7 मुख्य बिंदुओं पर आधारित है। पहला, देश के सभी वर्गों के इंक्लूसिव डेवलपमेंट, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्ट्रेंथन करना। बजट से पहले सरकार ने मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी को मजबूत करके आगे बढ़ाने का काम किया और देश में जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं वो बजट के इंक्लूसिव डेवलपमेंट के विषय को आगे बढ़ाने की दृष्टि से ये पहला कदम है। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उनकी लास्ट माइल डिलीवरी हुई, चाहे उज्ज्वला योजना हो, उजाला योजना हो और 200 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो। सरकार ने अपने संकल्प के साथ लास्ट माइल डिलीवरी को किया है। उसके साथ ही साथ तीसरा विषय, देश की युवा शक्ति को आगे बढ़ाना। जिस प्रकार से पीरियडिक लेबर सर्वे और EPFO के सर्वे दर्शा रहे हैं कि देश में रोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है, उसके साथ ही साथ नए समय के हिसाब से जिसको स्किल 4 कहते हैं, उसके लिए भी सरकार इस बजट में योजनाएं लेकर के आई है। चौथा विषय, देश के फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूत करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रावधानों को आगे बढ़ाना। ईज ऑफ डूइंग में सरकार ने लगभग 47,000 से ज़्यादा कंप्लाइंस खत्म करी है। देश में 3,000 से ज़्यादा डीक्रिमिनलाइजेशन किया है। पॉलिसी पैरालिसिस को सरकार ने दूर करके आगे फैसिलिटेट करने का काम किया है। वो इस बजट के भी सारे क्रियान्वयन में हमको दिखते हैं। निवेश क्षेत्र को इसलिए इस बार बजट में पुनः इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के लिए बड़ी धनराशि दी गई है। 157 नए नर्सिंग कॉलेज की बात की गई है। देश में मेडिकल के विषयों को आगे बढ़ाने की बात की गई है और देश का जो पोटेंशियल है, छठा विषय, उस पोटेंशियल को आगे बढ़ाने की बात। और हम सब जानते हैं कि जो दुनिया में सबसे बड़ा विषय है वो पर्यावरण का विषय है। इस बजट में ग्रीन बजट और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने जो अपने NDCs के लक्ष्य को पूरा किया है, अब उसको और आगे बढ़ाने के लिए हाइड्रोजन मिशन के लिए बजट में एक विशेष आवंटन किया गया है। और इसलिए ये बजट आत्मनिर्भर भारत के लिए, एक सेल्फ रिलायंट कंट्री के लिए और एक भारतीय मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को विकसित करने के लिए बजट बना है। अगर मैं बहुत संक्षेप में कहूँ तो ये बजट देश में टेक्नोलॉजी ड्रिवन और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को बढ़ाने वाला बजट है। मैं पुनः कहना चाहूँगा, टेक्नोलॉजी ड्रिवन और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को बढ़ाने वाला बजट है, जिसका पूरा फोकस है वो अवसरों को बढ़ाना, विशेष रूप से नौजवानों के ग्रोथ और जॉब क्रिएशन को आगे बढ़ाना, मजबूत भारत बनाने के लिए। और इसके लिए सरकार ने
जिसको जन भागीदारी और सबका प्रयास कहते हैं, उसको इस बजट में मुख्य स्थान दिया है। और हम ये जानते हैं कि ईज ऑफ डूइंग के मामले में हरियाणा ने भारत में एक अच्छा मानक स्थापित किया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा ने आज़ादी के अमृत महोत्सव में जितने भी पायदान आते हैं उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और केंद्र सरकार के बजट को धरातल पर उतारने के लिए जिस प्रकार से केंद्र और हरियाणा सरकार की जो डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा को भी विकास के मानक में बनाया, और उसके साथ ही साथ इस बजट में हरियाणा को भी विशेष सौगात मिली, उसका भी हम स्वागत करते हैं। ये बजट सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के माहौल को आगे बढ़ाने में एक मददगार बजट से। महिलाओं के बारे में मैंने 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप का विषय बताया है। ये सबसे बड़ा वुमेन एम्पावरमेंट का कार्यक्रम है इस बजट के अंदर। सर, बेरोजगारी की बात करें, अगर मकान में देश में बड़ी संख्या में एक अभी आपको कृष्णपाल जी आंकड़े भी देने वाले हैं, वो पूरे बड़े क्षेत्र में, और मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे आंकड़े में बताया कि जो PLFS है, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, वो ये कहता है रोजगार के अवसरों की उपलब्धता देश में बढ़ी है। EPFO के आंकड़ों का जो रजिस्ट्रेशन का वृद्धि दर बता रहा है वो भी बता रहा है कि देश में रोजगारों के रजिस्ट्रेशन बढ़े। और पहली बार देश का इकोनॉमिक सर्वे भी ये बता रहा है कि देश ने ई श्रम पोर्टल के माध्यम से 29 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के 400 ऑक्यूपेशन का रजिस्ट्रेशन किया है। और जब हमारे अर्थव्यवस्था की दर 7% की दर से दुनिया में जो एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है उसमें सारे अवसरों की उपलब्धता बढ़ रही है। ये सारे आंकड़े गवर्नमेंट जॉब तो घट के रह गई सर, 50% कम हो गई। पहली बार देश में 10 लाख रोजगार के लिए तो आप देख रहे हैं कि हर महीने की 22 तारीख को स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शौचालय, LPG सिलेंडर, नल से जल, बिजली के कनेक्शन और समाज सेवा जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाई 10 को बाद में, जो 20वीं सदी में उनको मिल जानी चाहिए थी। पहली बार 21वीं सदी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने ये सब चीज़ें, चाहे बैंकिंग से गरीब आदमी को जोड़ना हो, हर महिला को शौचालय देना हो, LPG गैस कनेक्शन देना हो, नल से जल देना हो, बिजली का कनेक्शन देना हो, आयुष्मान भारत से गरीब के इलाज की व्यवस्था हो, तो ये सब चीज़ों से जोड़ने का काम, ये सब चीज़ देने का काम आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया। मित्रों, में विस्तार से कहूँगा तो सब चीज़ आप दिखा नहीं पाए। उदाहरण देना चाहूँ, 70 साल में नल से जल इस देश में 3.25 करोड़ घरों को दिया गया, और इन 8.5 सालों में मोदी जी की सरकार ने 8 करोड़ नए घरों को नल से जल देने का काम किया है। कुल 11.25 करोड़ के करीब। कितनी तेजी के साथ गरीब आदमी के घर में नल से जल पहुँच गया। 11.5 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया है। 11 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज देने की व्यवस्था मोदी जी की सरकार ने की है। और हरियाणा में तो मनोहर लाल जी ने 1.25 करोड़ लोगों को चिरायु योजना के तहत, जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उन तमाम लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज देने की व्यवस्था की है। मित्रों, इसी तरह जनधन खातों की बात हो, 48 करोड़ लोगों के नए गरीब लोगों के खाते खोले। खाते नहीं खोले, इन गरीब लोगों ने 2 लाख करोड़ रुपए उन खातों में जमा भी करवाए हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 20 रुपये साल। आपको मालूम है कितने लोग जुड़े हैं उसमें? 28.5 करोड़ लोग इस योजना के तहत कवर हुए हैं। बात आती दिव्यांगजनों के लिए, गरीब लोगों के लिए, पहले 7 तरह की दिव्यांगताओं को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता था, लेकिन दिव्यांगता अधिकारता अधिनियम 2016 के द्वारा मोदी सरकार ने इन दिव्यांगताओं की संख्या बढ़ा दी, 7 से 21 कर दी। आज 21 तरह की दिव्यांगता वाले लोगों को भारत सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है। उनका एजुकेशन रजिस्ट्रेशन 3 से बढ़ाकर 4% कर दिया, उनका एजुकेशन में 3 से बढ़ाकर 5% कर दिया। तो मोदी जी ने PM समृद्धि,
47.5 लाख रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 तक का कर्ज बगैर गारंटी के देने का काम रेहड़ी पटरी वालों को भी मोदी सरकार ने किया। मतलब मेरा कहने का ये है, उज्ज्वला योजना मैंने आपको बता दी, उजाला एलईडी बल्ब जो कभी 300 रुपए का आता था आज 50-60 रुपए का आता है। 37 करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्ब जो यूपीए की सरकार में हजारों की संख्या में नहीं लगे थे, आज 37 करोड़ बल्ब गांवों में, शहरों में, गलियों में लगाए गए। और इससे सिर्फ बल्ब की, एलईडी बल्ब की कीमत कम नहीं हुई, देश में कार्बन उत्सर्जन भी कम हुआ है। 1,39,000 आप देखेंगे 862 गीगावाट बिजली की बचत भी हुई है, कार्बन उत्सर्जन भी कम हुआ है, गरीबों का बिल भी कम हुआ है। इसी तरह मुद्रा योजना में 10 लाख से लेके 50,000 से लेके 10 लाख तक कितने लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपया, 3 करोड़ 31 लाख नौजवानों को मुद्रा योजना से लोन दिया गया है। जब प्रेग्नेंट होती हैं उनको अच्छी, उनके बच्चे को पेट में पलने वाले को अच्छी खुराक मिले, 5,000 रुपये 3 किस्तों में खुराक के लिए देने की व्यवस्था मोदी जी की सरकार ने की, जो 3 किस्तों में दी जाती है। और 3.25 करोड़ इसके लाभार्थी हैं, छोटी संख्या नहीं है हमारी ऐसी बहनों की। और 10,793 करोड़ रुपया उनको अब तक हम दे चुके हैं। तो मैंने सारी चीज़ें, जीवन ज्योति योजना भी बता दी मैंने आपको, तो ये प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना बता दी, जन औषधि 9,000 से अधिक केंद्र पूरे देश में खुले हैं। और जो जेनरिक दवाइयाँ हैं, गरीब आदमी का पैसा भी बचा है, गरीब आदमी की पहुंच में इलाज भी आया है। और दवाइयाँ 50% से 90% तक सस्ती हुई है। यही नहीं, मोदी सरकार ने हार्ट की बीमारी वाले स्टंट की कीमत भी बहुत कम की है, घुटना बदलने की, ऑपरेशन की, उसकी भी स्टंट इक्विपमेंट की कीमत भी कम की है। मतलब गरीब के लिए जहाँ आयुष्मान योजना मुफ्त में 5 लाख दिया है, वहाँ दवाइयाँ भी सस्ती की हैं, वहाँ इंस्ट्रूमेंट भी सस्ते किए हैं। मतलब इतनी चिंता गरीबों की करने वाला आज से पहले हमने नहीं देखा। मित्रों, श्रम योगी मानदंड है 3,000 रुपये, 18 से 40 व्यक्ति अलग अलग प्रीमियम पर, उनको रिटायरमेंट के बाद जब 60 वर्ष की आयु होगी 3,000 रुपये मासिक उनको पेंशन मिलेगी। और इसमें कितने लोगों ने, आपको पता है, 55 रुपये महीने उन्हें और साल में 36,000 रुपये उनको मिला करेंगे। और इस योजना के जो अभी रजिस्ट्रेशन हुए हैं 41.5 लाख से ज़्यादा अब तक ये लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब है, गरीब आदमी के घर तक वो सब सुविधाएं जो उनको सहायता करेंगी, एम्पावरमेंट करेंगी, उनको सशक्त करेंगी, उनके जीवन में खुशहाली लाएंगी और उनको देश के मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगी। ये काम मोदी जी ने, जो 20वीं सदी में होना चाहिए था, वो 21वीं सदी में हमारे और दुनिया के लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की सरकार ने करके दिखाया। सुविधाओं का रोना रोया जाता है, तो ऐसे में इन योजनाओं का लाभ कैसे मिल पाएगा गुज्जर जी? देखिए अभी मोदी जी ने इस बजट में क्या कहा है, जो 157 जो मेडिकल कॉलेज हैं उन सब में इस बजट में प्रावधान किया है 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। नर्सिस की कमी है, जो टेक्निकल डॉक्टर्स की कमी है, एक्सपर्ट मतलब विशेषज्ञ चिकित्सक सबके लिए। आप देखिए, पहले 52,000 MBBS की पोस्ट होती थी, आज वो 1 लाख, मेरे ख्याल में 1.5 लाख MBBS की सीटें बढ़कर हो गई हैं। तो सब मोदी जी कर रहे हैं, विकासशील भारत से विकसित भारत की तरफ मोदी जी ले जा रहे हैं हिंदुस्तान को। जीरो टॉलरेंस की आपने बात की, मेडिकल कॉलेज पिछली योजना में अनाउंस एक पर्टिकुलर, मित्रों मैं पर्टिकुलर एक बात नहीं कर रहा, जो हुआ मैंने वो बताया, जो मैंने कहा लास्ट में डिलीवरी। सर अब मैं सबके बारे में नहीं, मैंने गरीब कल्याण बोला सर, लेकिन सबकी बात करेंगे तो पिछले 9 सालों में सड़क, मेरे कहने से नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। फिर इसमें 86,000 सरकारी नौकरी दी गई थी बीजेपी के मनोहर जी के नेतृत्व में। ये पिछले 8.5 साल
इसमें 1,11,000 सरकारी रोजगार तो हम नौजवानों को दे चुके हैं और 41,000 पाइपलाइन में है, यानी कि उनसे डबल सर बेरोजगारी सरकारी में रोजगार, हरियाणा में उनसे डबल नौजवानों को रोजगार दे रहे सर हैं। हरियाणा में रोज क्या निकल कर अभी सामने आया? बहन जी जो हैं G20 की जो अध्यक्षता भारत को मिली है उसके बारे में आपने देखिए, उस विषय में कर लेते वो संजय सवाल होगा उसमें पूछिए। आपने भी अमृतकाल का एक अच्छा बजट जो आया है उसके बारे में सुना। अभी आपको जानकारी गरीब कल्याण के विषय में जो केंद्र से और राज्य सरकार ने पिछले 8 वर्षों में काम किया है उसके बारे में जानकारी मिली। अभी जो सौभाग्य का और गौरवशाली विषय है कि इस बार G20 की अध्यक्षता भारत के पास में आई है और इस अध्यक्षता के निमित्त लगभग 200 मीटिंग देश भर में 55 स्थानों पर करी जाएंगी, ऐसा तय किया गया है। इससे भारत की संस्कृति के बारे में, भारत के खान पान के बारे में, पहनावे के बारे में, रहन सहन के बारे में, इतना ही नहीं पिछले 8 वर्षों में भारत ने जो विकास किया है उसके बारे में, जो डिजिटल काम हमारा बढ़ा है, ख़ास तौर से ट्रांजैक्शंस का जो बढ़ा है, इनके बारे में दूसरे राष्ट्र आज अध्ययन भी करने लग रहे हैं। वो देखेंगे कि भारत ने इतनी तेज़ी से कैसे प्रोग्रेस की है, हमारा टूरिज़्म इसके अंदर बढ़ेगा और जब टूरिज़्म बढ़ेगा तो रोज़गार भी बढ़ता है, आमदनी भी बढ़ती है। इन सब विषयों को लेकर के जो अध्यक्षता हमें मिली है इसमें हम सब गौरव का अनुभव करते हैं। हर भारतवासी को गौरव का अनुभव करना चाहिए और 6-7 बिंदु ऐसे हैं जिसके ऊपर लोग वास्तविक रूप में चर्चा करते हैं। जो G20 के कंट्रीज़ हैं, हमारा कोविड काल के अंदर जो प्रबंधन हुआ वो आज चर्चा का विषय है। जो हमारा वैक्सीनेशन हुआ वो चर्चा का विषय है। यूक्रेन और रशिया के युद्ध की शुरुआत के समय 20-22 हज़ार बच्चों को वहाँ से तिरंगा लेकर के बाहर निकले तो उनको युद्ध रोक करके बाहर निकाला गया। ये चर्चा का विषय है, ये भारत की ताकत का विषय है। ऐसे अनेक विषय हैं जिसके ऊपर आज विश्व के बड़े बड़े देश ये मानते हैं कि भारत ने प्रगति की है, विकसित राष्ट्र से विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ने लग रहा है। जितना लोगों को रोजगार मिला है और हमारे यूथ्स को काम मिला है वो अध्ययन का विषय दूसरे राष्ट्रों के लिए भी है। इसलिए G20 की अध्यक्षता हम सब के लिए गौरवशाली पल है। इस पल के अंदर हम सब सहभागी बने, लोगों को नीचे तक अवेयर करें और हरियाणा में भी 1 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक मीटिंग गुड़गांव के अंदर होने वाली है एंटी करप्शन को लेकर के। और उसके बाद आपके झज्जर ज़िले के अंदर प्रतापगढ़ फॉर्म में जो उसमें इनवाइटीज़ हैं वो पूरा दिन 1 दिन लगाने वाले हैं ताकि हमारे कल्चर को वो जान सके, समझ सके। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि हमारे योगा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। 2023 का मिलेट वर्ष ये हमारा स्वीकार किया गया है और आज इस जो हमारा बाजरा आपके भिवानी और महेंद्रगढ़ में उगता था जिसे हम खाते थे, इसे जब अमेरिका के लोग खाएंगे तो निश्चित रूप से व्यापार भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा और संपन्नता भी आएगी। इसके निमित्त आज एक वक्तव्य यहाँ पर दिया गया है और जो विषय आपने कहा है स्वाभाविक है कि 2024 हमारा लक्ष्य है और 2024 के निमित्त भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है, सदैव तैयारी करती रहती है और ये अकेली पार्टी ऐसी है जो आज पन्ना प्रमुख तक पहुंच गई है। मैम युवा जो है वो क्यों वोट दी 2024 में? 2014 में जो युवा 20 साल का था, 30 साल का, बीजेपी को क्यों वोट देगा? किन मुद्दों पे वोट देगा? युवा इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा कि जो सरकार ने योजनाएं बनाई हैं, मुद्रा लोन के माध्यम से लगा लीजिए, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से लगा लीजिए, युवाओं डिजिटलाइजेशन के माध्यम से लगा लीजिए, आज उनको रोजगार मिल रहा है। हम इसको नौकरी के साथ में जोड़ते हैं, आप रोजगार के साथ में जोड़ेंगे तो आज जो कॉन्फिडेंस युवाओं का बढ़ा है और जो अपना काम युवा करके करने लग रहे हैं, कितनी सारी कंपनीज आज जो हैं युवाओं ने सेटअप करके रोजगार देने का काम किया है।
इसलिए मुझे लगता है कि वो हमको जरूर वोट अब देंगे। तक 2 स्तर की जो बैठक